नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो कुछ देखने को मिल रहा है उसको लेकर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह यहाँ पर एकनाथ शिंदे का बागी तेवर है और दूसरी तरफ उद्धव सरकार का हार ना मानना। संजय राउत के तेवर अलग देखने को मिल रहे हैं तो शरद पवार की यहाँ पावर अलग देखने को मिल रही है। इन सब के बीच रश्मि ठाकरे को लेकर कुछ तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। किस तरीके से मोर्चा संभालती नजर आ रही हैं रश्मि उद्धव ठाकरे, वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से इन सब तमाम खबरों के बीच जो रश्मि उद्धव ठाकरे को लेकर खबर सामने आई है वो सुनेंगे तो आप भी यहाँ पर चौंक पड़ेंगे। क्या उद्धव सरकार को सचमुच रश्मि ठाकरे बचा पाएंगी? आप सभी को यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत जिस तरीके से चल रहा है अभी हालिया माहौल राज्य यहाँ पर महाराष्ट्र में, उसकी बात यहाँ पर रखें तो जिस तरीके से शिंदे का ये कहना है कि उद्धव सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, हमारे पास 50 एमएलए की यहाँ पर पावर है या फिर इससे ज़्यादा पावर है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का साथ थामने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं, कई जगह पोस्टर भी लगते नजर आए। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक लेटर भी निकलकर सामने आया था जो बागी विधायकों के द्वारा लिखा गया था। उसमें उद्धव सरकार की कुछ खामियां, कुछ तारीफें और कुछ बातें लिखी गई थी। आदित्य ठाकरे को लेकर उसमें बातें लिखी गई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि रश्मि ठाकरे की खबर के बीच कहां से सारी बातें आती है, तो एक एक करके कड़ियां जुड़ेंगी तो आप समझेंगे कि रश्मि ठाकरे की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले यहां पर राजनीतिक समीकरण समझे कि किस तरीके से उद्धव सरकार को घेरने के लिए एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से यहां पर बागी विधायकों के साथ पहले गुजरात जाते हैं, फिर गुवाहाटी जाते हैं। इन सब बातों के बाद यहां पर पता चलता है कि उद्धव सरकार गिराने का मकसद नहीं है, उनका मकसद है जो एक गठबंधन है उसको तोड़ना, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी से है। ऐसे में शरद पवार की पावर को कम आंका जा रहा है, यह भी कहा जा सकता है। और अब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मामला है, हाथ से आगे बढ़ चुका है, जिसको अब पूरी तरीके से उद्धव सरकार काबू में भी नहीं कर पा रही, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको संभालने के लिए खुद शरद पवार भी मैदान पर उतरे और संजय राउत के भी तेवर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रश्मि ठाकरे चर्चाएं बटोर रही हैं। दरअसल ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी रश्मि ठाकरे को लेकर, जब एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम बातें थी कि वो बागी तेवर अपनाए हैं, गुजरात चले गए हैं, वहां से गुवाहाटी जा रहे हैं। विधायक का दल, काफ़ी ज़्यादा विधायकों का खेमा उनके साथ मौजूद है जो शिवसेना की सरकार गिराने के लिए काफ़ी है, उद्धव सरकार को झटका देने के लिए काफ़ी है, देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के किसी मुख्य चेहरे को सीएम बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन जब बातचीत हुई थी उद्धव ठाकरे की फ़ोन पर, ऐसा खबरों के मुताबिक कहा गया था, तो उद्धव ठाकरे ने बात करी थी कि एकनाथ शिंदे तुम वापस आ जाओ, बैठकर हम बात करते हैं, तुम्हारी जो भी शर्तें होंगी उनको स्वीकारा जाएगा, उन पर विचार विमर्श होगा। लेकिन उन सब के बाद यहाँ पर बात रश्मि ठाकरे ने भी करी थी उनसे। जी हाँ, ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि रश्मि ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे से बातचीत करी थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि वो चाहती हैं शिवसेना टूटे ना, उद्धव सरकार बनी रहे, उद्धव ठाकरे का मान सम्मान बना रहे। लेकिन जो कुछ मामला बीते मंगलवार से देखने को मिला, मामला यहाँ पर बिगड़ता ही जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है। इन सब के बीच कोई भी इस मामले को काबू कर पाने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर रश्मि ठाकरे की अपील की ओर नज़र दौड़ाते हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है कि रश्मि ठाकरे ने अपील की है बागी विधायकों की पत्नियों से। जी हाँ, ये एक अलग ही खेल है, यानी कि अब उद्धव सरकार को बचाने के लिए रश्मि ठाकरे भी मैदान पर आ चुकी हैं, क्योंकि कहा गया था कि इनकी कुछ संपत्ति को लेकर भी जांच करेगी। ईडी की जांच पर इन पर सवालात खड़े हो रहे थे। जब रश्मि ठाकरे का नाम भी आ रहा है, जब जांच की बातें भी आ रही, तो रश्मि ठाकरे क्यों ना आए मैदान पर? शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अब तो रश्मि ठाकरे सब मिलकर यहाँ पर उद्धव सरकार को बचाने की, शिवसेना को बचाने की बात कर रहे हैं। शिवसेना, आपको बता दें कि जब बाला साहब ठाकरे ने शुरुआत करी थी तो एक परिवार के तौर पर शुरुआत करी थी, परिवार को आगे नहीं किया था, यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, किसी को आगे नहीं किया था। सब अपनी सियासत के साथ, समय के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन शिवसेना एक परिवार के नाम से जानी जाती थी। एक भी अगर परिवार के सदस्य पर आँच आती थी तो पूरी शिवसेना एक साथ खड़ी नजर आती थी। ये शिवसेना की खासियत थी। तो अब रश्मि ठाकरे ने एक अलग दाव खेला है और यही दाव अब यहाँ पर बागी विधायकों की पत्नियों को समझाते हुए कहा है। ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी बागी विधायकों की पत्नियां हैं उनसे मैं विनती करती हूं, या फिर आप एक अपील समझ लीजिए कि हम सब एक परिवार की तरह है और ये परिवार बना रहना चाहिए। इसके लिए आप सबको हमारा साथ देना होगा और हम सबको एक साथ रहना होगा। ये बात रश्मि ठाकरे के द्वारा विधायकों की पत्नी को कहा गया है जो एक तरीके से बागी हुए हैं इस समय। तो रश्मि ठाकरे की अपील कितनी यहाँ पर काम करेगी, कितनी यहाँ पर काम नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रश्मि उद्धव ठाकरे की कुछ जानकारी आपको दे दें तो साल की शुरुआत में अब्दुल सत्तार ने भी ये कहा था कि रश्मि
रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम घोषित कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जगह पर रश्मि ठाकरे को बैठा देना चाहिए। इसके पीछे के कुछ रीजंस थे। उन्होंने कहा था कि एक तो रश्मि ठाकरे बखूबी समझते हैं उद्धव ठाकरे को, क्योंकि जो भी कोई राजनीति वो करते हैं तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे से भी राय विचार विमर्श करते होंगे। आदित्य ठाकरे की जो भी बातें हैं वो रश्मि ठाकरे जानती हैं। संजय राउत, शरद पवार, सबके साथ मिलना जुलना वैसे ही होता है, तो बातचीत होती रहती है। राजनीति को वो भी समझती हैं। वो बात अलग है कि इससे पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही, लेकिन एक महिला की ताकत को कम आंका नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नवनीत राणा जैसी एग्जाम्पल है। ये एक कुछ बातें हैं जो रश्मि ठाकरे को अगर राजनीति में लाती हैं तो एक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी, ये कहा गया था। अब इसके बाद आप ये भी समझिए कि जो लेटर लिखा गया था उन बागी विधायकों की तरफ से, जो बड़े बड़े नेता इस समय गुवाहाटी की ओर रुख कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हम उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए समय मांगते थे लेकिन वो समय नहीं मिल पाता था। आदित्य ठाकरे की अयोध्या दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आदित्य ठाकरे को अयोध्या दौरे पर भेजा तो गया था, लेकिन वहां पर कुछ विधायकों को मनाही कर दी गई थी जो शिवसेना से ही थे। जब आदित्य ठाकरे को भेजा जा रहा है तो अयोध्या दौरे पर उनको क्यों नहीं भेजा गया? क्या सारी लाइमलाइट, क्या सारी जनता का आकर्षण का केंद्र आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते थे? क्या परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे यहाँ पर शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे? ये बातें कही गई थी। तो मतलब इन सब तमाम खबरों के बीच जिस तरीके से लगातार बातें निकलकर सामने आती रही, इन सब के बीच रश्मि ठाकरे भी अब चाय बटोरती नजर आ रही हैं। तो क्या आपको खुद लगता है दोस्तों कि यहाँ पर जो एक शिवसेना खतरे में पड़ी है? संजय राउत ने साफ तौर पर चेतावनी दे रखी है उन बागी विधायकों को, अगर नहीं आए तो कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा, आकर बात करो मुंबई, ये कहा जा रहा है। लेकिन वो लोग गुवाहाटी में हैं, ऐसी खबरें हैं। तो इन सब खबरों के बीच रश्मि ठाकरे का ये बयान, किस तरीके से जो अपील की गई है, शरद पवार जो अपनी पावर दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, बस शर्त यह है कि आप आओ, बातचीत करो और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो सब मानने के लिए तैयार होंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति हाथ से निकलती जा रही है उद्धव सरकार के। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की ओर रुख करे थे आला कमान से बात करने के लिए, वो भी अलग तैयारियों में जुटे हुए हैं। पोस्टर लगते नजर आ रहे हैं नए सीएम के। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे पर सबकी निगाहें हैं कि उनका अगला फैसला क्या होगा। उनका यह कहना है कि 50 से ज़्यादा एमएलए उनके साथ हैं और उनका समर्थन उनके साथ है। एक झटके में शिवसेना को गिरा सकते हैं, एक झटके में उद्धव सरकार गिरा सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन अब यहाँ से सोचने वाली बात है, क्या उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ सीएम कुर्सी है या फिर शिवसेना भी यहां से पूरी तरीके से खत्म होती नजर आएगी? क्योंकि 12-13 विधायक जो बचे हुए उनके दम पर शिवसेना आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती, आगे का डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी की ओर रुख करते हैं या कोई अलग ही रुख अपनाते हैं तो इन सब के बीच काफी कुछ परेशानियां उद्धव सरकार और साथ ही साथ शिवसेना पर भी पड़ेंगी। एनसीपी कांग्रेस अपना अलग रुख अपनाती नजर आएगी, बीजेपी के विपक्ष में पहले भी थी और बीजेपी विपक्ष में अब भी जाती नजर आएगी। तो अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से इन सब के बीच रश्मि ठाकरे के कुछ क्या बड़े फैसले होते हैं। क्या रश्मि ठाकरे पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर महाराष्ट्र की तमाम राजनीतियां आप सभी को दी। बने रहें चैनल के साथ और रश्मि ठाकरे की खबरें जितनी भी थी सब सूत्रों के मुताबिक थी, और भी तमाम जानकारी आ रही है जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें चैनल के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं, कैमरामैन नीरज के साथ। धन्यवाद।